इविडियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज दिल्ली सल्तनत का लुसेंट समान ज्ञान का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करीब करीब इसमें 192 क्वेश्चन है जो बहुत से एग्ज़ाम जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखता हूँ आज इसका दोनों पार्ट हो पाता है कि एक ही पार्ट में पूरा हो जाता है। देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये लुसेंट बुक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, बहुत अच्छी बुक है, इसी से मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव बुक है, लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, वही ऑब्जेक्टिव बुक लिया हुआ हूँ, इसी से मैं आज बताऊँगा। देखिए, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी कि गुलाम वंश प्रथम शासक राजवंश था जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, और लोधी वंश यानी कि इब्राहिम लोधी लास्ट शासक था जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। कुल 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो गजनी का प्रथम शासक कौन था जो सुल्तान का उपाधि धारण किया? तो इसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था? महमूद गजनबी। सेकेंड क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमण 1000 से लेकर 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जितना बार 17 बार आक्रमण किया है, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था ये आपको बताना है। तो ये था आपका सोमनाथ का मंदिर जो 1025 और 1026 के बीच में किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण का उद्देश्य उसका क्या था? तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य उसका था मध्य एशिया के एक बड़े भाग की स्थापना, साम्राज्य के लिए स्थापना के लिए धन एकत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अलबरूनी द्वारा रचित ग्रंथ का आपको नाम बताना है। तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम था किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद बहुत से एग्जाम में पूछता है। किताब-उल-हिंद की उन्होंने रचना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा था फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? मैंने कल का वीडियो में ही बताया था कि आगरा नगर की स्थापना कौन किया? तो इसका नाम था सिकंदर लोदी, जो कि 1504 में स्थापना किया और 1506 में आगरा को अपना राजधानी बना दिया। निम्नलिखित में वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए उसका मृत्यु हो जाता है? पोलो घोड़ा से गिर जाता है, पोलो खेलते हुए उसका मृत्यु हो जाता है। उस शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली की गद्दी पे बैठा, और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और कुतुब मीनार का जो शुरुआती काम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुब्बत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। तराइन की पहली लड़ाई, 2 लड़ाई हुआ था। एक हुआ था 1191 में, एक अगले दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अच्छा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो हम बोले थे कि अलाउद्दीन खिलजी, वो भतीजा भी था और दामाद भी था, तो इसने ही अपने ससुर की हत्या कर दी, ठीक है, जिसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी।
जो इसे बहुत मानता था। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो सबसे पहले ये गुलाम वंश का था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह दूसरा शासक था, तीसरा इल्तुतमिश था, चौथा रजिया बेगम बनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को भारत छोड़ के गया था? मोहम्मद गोरी किसको भारत में छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद का नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम का नाम था बलबन। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसके शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ? तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछे हुए एसएससी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर मोहम्मद गोरी, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण किसे बताया है? तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पानीपत के प्रथम जो बाबर के साथ होता है 1526 में, इब्राहिम लोधी, जिसका पराजय हो जाता है। यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और प्रथम शासक लोधी वंश का कौन था? तो बहलोल लोधी था, जो संस्थापक था लोधी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि जो देता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। चलिए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला या शासिका दिल्ली पर देखिए दिल्ली पे शासन करने वाली प्रथम महिला थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी और यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? तो उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे जो कि पराजित करने का प्रयास किया। ठीक है। अच्छा, ये यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था और 1442 ईस्वी में इसको भारत चीन भेजा था राजदूत बनाकर। ठीक है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क जो था आक्रमण करने वाला था उसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था? महमूद गजनबी। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था। ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन अपने बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहलाता था? कौन था जो मूर्ति को तोड़ देता था? तो मूर्ति भंजक कहलाता था मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी मूर्ति भंजक कहलाता था, बहुत सा मूर्ति को तोड़ दिया था इसने। अच्छा अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इन्होंने यामीन उन दौला की उपाधि और अमीन उल मिल्लत की उपाधि दोनों धारण की। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यामिन उल दौला का मतलब हुआ साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल दौला का मतलब हुआ जो मुसलमानों का संरक्षण करता है, देखभाल करता है, बचाता है। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज की राजधानी आपका उदिया भांडू ओडिस या बहिंद में थी। ठीक है।
चलिए, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण जो हुआ था जाट के विरुद्ध हुआ था। जाट के विरुद्ध हुआ था। चलिए, हिंदू शाही राज का कौन सा तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मगिलानी से आत्मदाह कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया? कौन राजा था जो बार बार तुर्कों से पराजित हो जाता था? इसलिए जयपाल सिंह ने आत्मदाह यानी कि सुसाइड कर लिया। चलिए, लुसेंट का बहुत अच्छा बुक है, अगर हो सके तो परचेज करके सेट बनाइए, इसका बहुत काम करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी किस वंश का था? तो ध्यान देना है। महमूद देखिए, गुलाम वंश का तो था नहीं, इसमें खिलजी वंश का भी नहीं था, तुगलक वंश का भी नहीं था। इलिमिनेशन मेथड लगाइए, तो ये था यामिनी वंश का। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनी यामिनी वंश का था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका नाम बताना है। तो देखिए, शहनामा के लेखक फिरदौसी इसके शासनकाल में नहीं आए थे। तो किताबें अलबरूनी आए थे, उल्खी भी आए थे और बैहाकी भी आए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, शहनामा के लेखक फिरदौसी मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत नहीं आए थे। अच्छा, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? देखिए, कौन संस्कृति का? फारसी संस्कृति का केंद्र कौन सा शहर बन गया? तो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, उसका नाम है लाहौर। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ों के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण करता है? पहले क्या था? सती प्रथा था। अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती थी, यानी कि जलती हुई चिता पर लेट जाती थी और लोगों को उसका जो रोना दहाड़ सुनाई नहीं पड़े, इसलिए खूब जोर जोर से नगारा ढोल बजाया जाता था। तो ये जो चित्रण किया गया है, ये किया गया है आपका इब्न बतूता, मोरक्को निवासी इब्न बतूता के किताब में लिखा गया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, जो 1192 यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में शासन करना शुरू किया। किसने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया? तो इनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इनका मकबरा लाहौर में है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान कहलाता था। क्या कहलाता था? खान। मुगल वंश, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में आपका मुगल वंश का स्थापना किया। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का कार्य आपका इल्तुतमिश ने पूरा किया। और स्टार्ट कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था। देखिए, ये रेलवे में भी पूछे हुए, गुड्स गार्ड ASM में, RRB 2005 में पूछा हुआ है, 2 बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के संस्थापक जो थे, उनका नाम था कल्लर। क्या नाम था? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्तन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो ये संदर्भ आपका बहलोल लोदी का था। किसका था? बहलोल लोदी का था कि वह रोमन सम्राट अगस्तम, बहुत ही महासम्राट था रोमन का, कि भांति सावधान था और दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ बहलोल लोदी का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अल-बेरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अल-बेरूनी जो था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल का इतिहासकार था। देखिए, अब मिलाना है आपको। देखिए,
यहाँ पर आपको मिलाना है। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित से निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। मलिका काफूर क्या था? मलिका काफूर थे, एक गुलाम था किसका? अलाउद्दीन का। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 1000 दिनारी कहलाता था ये। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी नियमित दाम का संचालन किया था और जलालुद्दीन फिरोज दास राज प्रथा को बनाया था। यानी कि आपका एक का दो, दो का चार, तीन का एक और चार का तीन। ये देखिए दो, दो चार एक तीन किस में है? देखिए 2 4 1 3। अच्छा यहीं पे तो था 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाब राजवंश से संबंधित था? इसमें गुलाम वंश का कौन था वो आपको देखना है। शाहजहां था, ये मुगल का था, अकबर मुगल का था, हुमायूं मुगल का था, तो जाहिर सी बात है इल्तुतमिश था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चूंकि भारत इसको राजदूत बना भेजा था 1442 में, तो हुमायूं तो 1500 का था, ये भी 1500 कुछ का था। तो अब आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो आपको पहले ही बताया था वीडियो शुरू में ही, भारत पर वो 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया है? भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? उसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक का नाम था बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य वृद्धि की पद्धति की शुरुआत किसने किसने की थी? जो मूल्य वृद्धि होगा, क्या होगा, बाजार के ऊपर जो नियंत्रण था, एक करने का श्रेय जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, जो सैनिकों को नगद वेतन देता था और घोड़ा दागने की प्रथा का भी शुरुआत किया था। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस शासक ने किया? कि उलेमा को शासन का विरोध जो किया था, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में आया हुआ है, टेक्निकल एग्जाम में शायद यूपी, देखिए ये भी यूपीपीएससी में आया हुआ है। सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आइए, अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किस विषय की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित का भी समीक्षा किया गया, भारतीय इतिहास भूगोल का भी, भारतीय खगोल दर्शन का भी, और यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी की सभी विषयों का इसमें समीक्षा किया गया है। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी का पूरा नाम आपको बताना है। अलबरूनी का पूरा नाम था आपका अबू रहियान महमूद। क्या नाम था? अबू रहियान मोहम्मद। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलबरूनी के अनुसार अत्यंग यानी कि चतुर्थ वर्ग के नीचे का वर्ग में कौन कौन शामिल था? तब इसके अनुसार इसके नीचे था धोबी भी शामिल था, मोची था, जादूगर था, डालिया था, ढाल था, ढाल बजाने वाला, और नाविक था। सब मतलब कि ए और बी दोनों शामिल था। कौन था? ए और बी दोनों शामिल था। मोची भी शामिल था, धोबी भी शामिल था, जादूगर, डालिया, ढाल बजाने वाला, नाविक, मछुआरा, जुलाहा, ब्याज सब शामिल था। 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? भारत का दर्पण का श्रेय जाता है किताब ए हिंद को। अलबरूनी द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है किताब ए हिंद। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यानी कि वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच। देखिए अब ऑप्शन से भी कट कीजिए। मोहम्मद गोरी 1192, तो 1008 ये तो होगा नहीं। मोहम्मद गोरी वाला जहाँ भी होगा अभी होगा नहीं। अब देखिए जयपाल का भी युद्ध, जयपाल वाला भी नहीं होगा, ये भी मोहम्मद गोरी के शासनकाल के थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी और आनंद पाल। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का
प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना रखता था और सैनिकों को नगद वेतन भी देता था। 57 देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात निम्नलिखित में कथन पे विचार किया, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सब रहे, देखिए 1 मिनट, हाँ अब बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, ये आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, अनाज का दाम नियत किया था, ये इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तब इसका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, बात एकदम सही है। वो अब बाजार के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखता था, इसीलिए चूंकि सैनिकों का कैश पे में नगद वेतन करता था, इसलिए बाजार के ऊपर प्रत्यक्ष कंट्रोल रखता था और बाजार के ऊपर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा राजस्व का अंश आधा देता था, पहले 1/3 था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बोला कि हमको आधा चाहिए तो 1/2 लेता था, यानी कि 1, 2, 3 आपका तीनों ऑप्शन सही है। तो देखिए तीनों ऑप्शन किस में है, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर डी, देखिए एनडीए 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका कि सब बहुत सा विकल्प देगा, उसमें कोई भी विकल्प उसमें सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इधर 58 छूट, इधर सही से नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सुल्तान में से मिर्जा शाह को, अरे यार 1 मिनट, मिर्जा शाह को नियमित रूप से कर देता था? तो नियमित रूप से जो कर देता था, सैयद वंश का संस्थापक खिज खां, कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज खां, जो तैमूर लंग के बेटा को हमेशा कर दिया करता था। 59 में आइए, कौन से गलरुखी उपनाम से कविता लिखी? गलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला सिकंदर लोदी था, कौन था? सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? आपको असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। इल्तुतमिश के वंशानुसार राजतंत्र स्थापित करने की कोशिशों की और पुत्रों के अयोग्य होने के कारण, बिल्कुल है, जो अयोग्य पुत्र था उसका इल्तुतमिश का, इसीलिए राजिया सुल्तान गद्दी संभाली थी, एकदम सही बात है। 1236 में, हाँ 1236 से 1240 तक इसने शासन किया, एकदम सही बात है। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायाब ममलिक के पद पर नियुक्त किया, एकदम सही बात है, लेकिन इसका मृत्यु हो जाता है, इसको मार दिया जाता है, ये भी सही बात है। 4th नंबर पे आइए, सीडीएस का क्वेश्चन है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ कर, नहीं तुर्क इसको देख के मतलब कि हीन भावना करता था, यानी कि इसको महिला थी गद्दी पे बैठा तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका, ये आपका गलत है, उसको देख के अच्छा नहीं समझता था, इसलिए ये कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है बलवन के संबंध में। तो उसने 40 दल यानी कि चहलगादी संबंधी मामलों का दमन किया, वो तो बनाया था, सामंत बनाया था, सत्य है। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी, ये भी आपका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के शासन पर पहले कौन बैठा था? गुलाम जिक्के, बताए थे ना जिक्के, आपका गुलाम हो गया आपका जिक्के, टीसीएस, यही था ना। देखिए ना हम बता देते हैं क्या हुआ। सबसे पहले आपका गुलाम हुआ, गुलाम के बाद आपका बैठ गया बलबन के बाद बैठ गया आपका तुगलक, फिर बैठ गया खिलजी, फिर बैठ गया सैयद, फिर बैठ गया लोदी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 1, 2, 5, 4, 3, यानी कि सबसे पहले कौन बैठ गया? सबसे पहले बैठा इसमें गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद कौन बैठा? खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद कौन बैठा? तुगलक, तुगलक के बाद कौन? सैयद, सैयद के बाद लोदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका एक ट्रिक था, क्या था, देखिए जी के खिलजी, हाँ जी के, टी यस
एल, हाँ श्रीलंका, हाँ ए था JKTCL, हाँ JKTSL याद रखिए। श्रीलंका यानी कि सैयद यानी कि लोधी। जिक्के से गुलाम, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया था कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो देखिए, भारत से लेकर पंजाब तक, फिर उत्तर से भारत एक केंद्रीय सत्ता में अधीन हो गया, ये नहीं हुआ था, ये काम नहीं हुआ था। बाकी भू राजस्व के लिए आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथ में चले गए थे, एकदम सही है। भारत, उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था, ये भी सही है। तो आपका कौन सा नहीं हुआ था? तो आपका पंजाब से लेकर बंगाल तक के उत्तरी भाग का एक सत्ता के अधीन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, तुर्की और राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? बताना है आपको कारण कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित कैसे किया गया, क्या कारण था, ये चीज आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी आपका सही है। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, गलत चीज है। भारत काहे शांत रहेगा? कोई आक्रमण करेगा तो भारत शांत रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपका 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था, उसके बाद आराम शाह बैठा था, उसके बाद इल्तुतमिश बैठा था, उसके बाद रजिया सुल्तान बैठी थी। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आराम शाह, ऑप्शन नंबर 4 उसके बाद इल्तुतमिश यानी कि 2 और 3, 1, 4, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी मार लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरबार जो कि आपका कुतुब मीनार के बगल में ही है, इसका मुख्य दरबार, हाँ ये तो क्वेश्चन है, इसका मुख्य द्वार क्या? कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए इस पर मिलाना है, बढ़िया से मिलाइएगा। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर को हम लोग क्या बोलते थे? खराज। क्या बोलते थे? खराज। तो ई दो में आपका कोई आंसर हो जाएगा अब। अच्छा, युद्ध के लूट में राज का 1/5 भाग वो क्या कहलाता था? राज को 1/5 भाग जो होता था वो आपका क्या कहलाता था? वो तो उसका नाम था खम्स। क्या नाम था? खम्स, यानी कि ए, 2, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आप देख लेते हैं, मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि के ऊपर जो कर था उसका नाम क्या था? उस्न। और चौथा जो मुसलमानों पर लगाने वाला धार्मिक कर उसका नाम क्या था? जकात। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। देखिए ठीक है, यानी कि फिर से देखिए, हिंदुओं द्वारा लिया जाने वाला भूमि पर दिया जाने वाला खराज, युद्ध के दौरान लूट का 1/5 भाग खम्स, मुसलमानों के भूमि के ऊपर जो कर लगता था उसका उस, और मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था उसका नाम था जकात। देखिए सीडीएस वगैरह में है, तो इस सीडीएस वगैरह का क्वेश्चन इस टाइप से आपका रेलवे सीजीएल वगैरह में नहीं पूछेगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो क्रूर एवं निरंकुश शासक था, बिल्कुल क्रूर और निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों का खिलाफत था, तभी तो अफगान वाला बुलाया था बाबर को कि आइए लड़ाई कीजिए। यह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं था कि वो कला का पुजारी था, महान निर्माता था, गलत है। दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी से, हाँ एकदम सही है, इब्राहिम लोदी से हराने के लिए, इसलिए आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी वो नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है 69, यानी कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखिए पहला है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, हाँ थे, सही बात है। वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में कवि थे, एकदम सही बात है। उन्होंने भारतीय वाद्य बीना एवं ईरानी वाद्य तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, हाँ तोते हिंद उनको कहते थे, इसीलिए तो तोते हिंद कहते थे। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सब सही है। तो किसमें आपको सब सही है? तो 1, 2, 3, 4। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए।
दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में पतन हुआ, उसका क्या क्या कारण था, कौन सा कारण उत्तरदायी था, तो आपको बताइए। तो दुर्बल प्रशासन, हाँ बहुत दिक्कत हो गया था लास्ट में, इब्राहिम लोदी से सत्ता संभल नहीं रहा था। तैमूर का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, एकदम अनस्टेबल स्थिति था, इसीलिए खींच खा मौका देख के दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया था। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी बात सही है। और मिश्रित संस्कृति का उदय, कहाँ मिश्रित संस्कृति का उदय तो हो नहीं पाया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपका 3 कारण जो था, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट था, 1 2 3, दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण था, अधिग्रहण नीति का स्पष्ट नहीं था, उसका भी एक कारण था। निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो इसका जो आंसर है मोहम्मद गोरी जो था द्वितीय आक्रमण। पहला कौन था? मोहम्मद गजनी। दूसरा कौन था? मोहम्मद गोरी। तीसरा है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी जो था शंखस्वनी वंश का था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। मोहम्मद गोरी को साहेबुद्दीन भी बोलते हैं, सही बात है, मयूजुद्दीन भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन शाम भी बोलते हैं, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को सभी नामों से बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, वह किसके ऊपर आक्रमण किया, ये आपको बताना है। तो पहला आक्रमण इसने किया था मुल्तान में पहला आक्रमण किया था, और किसके साथ? करमाथी शासक के ऊपर उन्होंने पहला आक्रमण किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहला शासक था सोलंकी शासक भीम टू पहला शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वी चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? विवाद का मुख्य कारण जो था इसका भटिंडा टावर हिंदा ही उसका विवाद का मुख्य कारण था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? देखिए भारत पर कब कब्जा किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध, यानी कि 1192 के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य जो हुआ झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था 1194 ईस्वी में, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? बताना है कि वह कौन सा नाम से प्रसिद्ध है। तो वो नाम है आपका चंदवार का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध तो 1192 प्रथम युद्ध, 1526 से आपका पानीपत का। तो ये चंदवार का युद्ध हो गया 1194। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था, ये हुआ था आपका पंजाब के खोखर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें आइए, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका था? यह कथन B.A. स्मिथ का था। किसका था? यह कथन B.A. स्मिथ का था। अब 81 पे आइए, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो इनका नाम था बख्तियार खिलजी। इन्हीं के नाम पर बख्तियारपुर नामक स्टेशन है जो कि बिहार शरीफ के आसपास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत में मुस्लिम राज्य की संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बोला जाता है मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो थे मोहम्मद गोरी थे, परंतु स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का स्थापना किए थे 1206 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के जो शासक थे उनका नाम था रामचंद्र देव। ये तो उनका गुलाम था। और राजा रतन सिंह जो पद्मावत मूवी में थे,
तो ये मेवाड़ के शासक थे। तो कहाँ देवगिरी का शासक पूछा है ना, तो रामचंद्र देव। जब 84 जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए प्रस्तुत किया था? तो ये सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने ऐसा बोला था। 85 सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी का नाम था चौधरी। नहीं बोलता, चौधरी बन रहा है। भू राजस्व अधिकारी को हम लोग चौधरी बोलते थे। बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, ये भी बीपीएससी है, ये भी बीपीएससी, सब बीपीएससी तो रिपीट भी किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश स्थापित हुआ? तो तैमूर का जब आक्रमण हुआ था उसके बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना किया गया खींच खां के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया और विधवा महिलाओं और गरीब अनाथ को भी उन्होंने रोजगार दिया। ठीक है। 89 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश क्यों कर दिया गया था? ये कौन किया था? तो ये काम था मुसलमानों का। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य थे, जब शायद अलाउद्दीन की किसका तबीयत खराब हुआ था तब वो ठीक कर दिए थे। तो इतना प्रभावित हुआ कि वो विश्वविद्यालय को ही जला दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिर के लेखक कौन था? तबकात ए नासिर के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक का नाम था अलाउद्दीन तबकात ए नासिर का लेखक ना, इसका लेखक का नाम था मिनहास उल सिराज। क्या नाम था? मिनहास उल सिराज इसके लेखक का नाम था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। कुतुब मीनार की राजधानी क्या थी? तो कुतुब मीनार ने अपना राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया था और उसका मकबरा भी लाहौर में ही है। देखिए सब ये सब क्वेश्चन सब बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए, जेपीएससी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था जाफर खां का। किसका हुआ था? जाफर खान का मृत्यु हो गया था, अलाउद्दीन का सेनापति जिसका मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया। अच्छा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में इविडियंट क्लास लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी इविडियंट क्लास करके पेज है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और टेलीग्राम पे भी इविडियंट क्लास करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है, एक चैनल है जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 95। निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को अंकित करता है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन कौन सा है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर क्या था? देखिए आपका क्या क्या कर है वो बताना है। तो आपका कर है खराज है, खुम्स है और मुख्तई है। देखिए ये तो मुसलमानों के ऊपर लगने वाला कर था, उस जो बोले थे कि उसको भूमि के ऊपर जो कर लगता है उसको उसने बोलते हैं। तब ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? तुगलकनामा के रचयिता आपके हैं अमीर खुसरो। बीपीएससी में क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? यानी कि प्रथम गुलाम का जो उपाधि था किसको दिया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि के अधिक पैमानों विकसित हुए हैं?
खालसा भूमि पर अधिक पैमाने किसके शासनकाल में विकसित हुआ? उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सुल्तान काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये सब जो धातु थे, टंका बना रहता था चांदी का, सस्कनी भी बना रहता था चांदी का, और जीतल बना रहता था तांबा का। तो देखिए चांदी चांदी तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने खुलवाया? तो इनका जो नाम था, इनका नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। जेपीएससी 2003 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अमीर कोही कृषि यानी कि कृषि विभाग का जो नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुलवाया गया था। अमीर खुसरो ने किस किस के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? यानी कि अग्रम भूमिका निभाने वाले किस भाषा के थे? तो वो खड़ी बोली के थे। खड़ी बोली के विकास में अग्रिम भूमिका निभाने वाले अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आक्रमण था 1398 ईस्वी में किया था। तो ये जो समय चल रहा था, ये समय चल रहा था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। किसका चल रहा था समय? नसीरुद्दीन तुगलक का। ही यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए 103 नंबर का आंसर दीजिए। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं का पता कीजिए जो निम्नलिखित कूट से करे। जैसे दाम हो गया, जित्तल हो गया, रुपया हो गया, टका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जित्तल प्रचलित था और टंका प्रचलित था सल्तनत काल में। दोनों मुद्रा चलाया था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे हम दे रहे हैं, तो क्या वीडियो पॉज करके देखिए कि अगर पढ़ लिए होंगे सब वीडियो। हम अभी तक दिल्ली सल्तनत का सभी वीडियो आपको 1206 से लेकर 1526 तक का, और फिर 1526 से लेकर 1700 तक का सभी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा, इससे आपको इस सेट बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर रनिंग में ही देखिए बना के कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो कितना क्वेश्चन बनाए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हाँ 192 क्वेश्चन में हम आए 100 क्वेश्चन बनाए या फिर 150 क्वेश्चन सही किए, उसमें बता दीजिएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किया था, ये श्रेय जाता है तुर्कों को। किसको जाता है? तुर्कों को। किसने एक तरह के संस्कृत महालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था आपका मोहम्मद गजनबी। क्या नाम था? मोहम्मद गजनबी। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो प्रथम सुल्तान कौन बना? तो इनका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था इनका? गाजी मलिक जो थे प्रथम सुल्तान बने थे। जवाबिक थे। तो जवाबिद क्या थे? ये देखिए हम पढ़ाए हुए थे ऑलरेडी, भी पढ़ाए हुए। जवाबिद था एक राज्य कानून। क्या है? एक राज्य कानून। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विचारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विचारों के चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो तुगलक के शासनकाल में हुआ। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला एसर्शन क्या बोलता है? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। रीजन दे रहा है, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। देखिए पहला है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, तथा रीजन एसर्शन का सही व्याख्या नहीं। गलत हो जाएगा, ये सही बात तो नहीं है। हाँ वो कब्जा करना चाहता था दक्षिण के लिए, ये बात सही है। अच्छा वो दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता, सही है। धन प्राप्ति के लिए भी करना चाहता था, तो ऐसा क्लियर तो बोला नहीं है। तो आपका एसर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन एसर्शन का सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत सही नहीं है। हाँ एसर्शन सही है, सही बात है, लेकिन रीजन गलत है। दक्षिण राज्यों को सिर्फ कब्जा में काहे करना चाहेगा? पैसा वैसा जब कमेबे नहीं करेगा तो क्यों करना चाहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में पूछे हुए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर। कितना? क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर आना है आपको। ठीक है,
सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मेल कीजिए। जैसे अब इसमें बताना है इस सूची 1 में कौन क्या थे, सूची 2 में कौन क्या थे, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी क्या थे, तो इसके बारे में आपको बताइए जियाउद्दीन बर्नी क्या थे। तो ये थे आपके तारीख फिरोज शाही, क्या थे, 1 का 4 अच्छा हसन निजामी क्या थे, हसन निजामी थे ताजुल माशीर। ठीक है, मिनहास उल सिराज क्या थे, ये थे तवाकत ए नासिर। और आपका लास्ट हो जाएगा याविन बिल अहमद सरहिंद क्या थे, तो तारीख ए मुबारक शाही। ये आपका लेखक का नाम हो गया और ये उसके द्वारा रचित किताब का नाम हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तौल की सबसे छोटी इकाई का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है रक्ति। क्या नाम है, रक्ति, यानी कि संस्कृत में इसका नाम बोला जाता है रक्तिका। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो ये आपको बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये बहुत से एग्जाम में देखिए पूछे हुए, यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, एमपी जेई, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसके शासनकाल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, मतलब किसने दिया है, तो ये देने का जो श्रेय जाता है ये जाता है इब्न बतूता को दिया जाता है। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग ने भारत पे जो आक्रमण किया था आपका बहुत बार मैं बता चुका हूँ 1398 ईस्वी में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक का निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति हो गई, ये कथन किसका था, तो ये कथन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था आपका गयासुद्दीन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमों ने उसका विरोध किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकार शैली का उदाहरण है, तो भारतीय तथा फारसी वास्तुकार शैली का जो उदाहरण है उसका क्या नाम है, इसका जवाब आपको देना है। इसका नाम है हुमायूं का मकबरा। क्या नाम है, हुमायूं का मकबरा, जो दोनों शैली का मिश्रण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था तथा इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी कि दान विभाग का स्थापना किया था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था सितार, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो तोते हिंद ने किया था। नई फारसी शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था आपका अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शैली या सबक के हिंदी के जन्मदाता इनको बोला जाता है। और इनके शासनकाल में हिंदी का प्रचलन भी काफ़ी हुआ था। अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, ये इसका मुख्य कारण क्या था, मंगोलों का आक्रमण का भय इसका मेन कारण था। क्या कारण था, मंगोलों का आक्रमण का भय। देखिए अब क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शाही यानी कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, सिकंदर से कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम मुगल साम्राज्य कौन था, तो इसका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। सैयद उन सलातीन का उपाधि किसने धारण किया, सैयद उद सलातीन का उपाधि धारण करने वाला शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे
कुरान खंभा यानी कि कुरान का पाठ रचने वाला भी कहा जाता है। तो इसका नाम था, कुरान का पाठ रचने वाला जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था कुरान का पाठ करने वाला। 27 किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई 2 की संज्ञा दी थी? हातिम ताई 2 की संज्ञा मिन्हाज को किसने दी थी, ये आपको बताना है। हातिम ताई 2 की संज्ञा दिया था मिन्हाज को आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और अजमेर का निर्माण जो किया था, इनका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? इनका क्या नाम था? इसका जो नाम था ये था चंगेज खां। क्या नाम था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो इसका क्या नाम था? मानाभिषेक पत्र प्रदान करने वाला का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश समझा कि जहाँ पर 2 नदी का पानी मिल रहा है, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर भूमि बहुत ही उपजाऊ रहेगा, इसलिए दोआब के महत्व को समझने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसका नाम था इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासकों के शासन निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, ये चीज आपको बताना है। सबसे पहले कौन? तो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के बाद कौन? इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी जो था लोदी वंश का संस्थापक था। इसका पुत्र सिकंदर लोदी और पानीपत के युद्ध में जो हारा था उसका नाम इब्राहिम लोदी था। यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन देखिए पूछे हुए हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद। और इसी के शासनकाल में आपका 1398 में तैमूर लंग भारत पे आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बाद ये भी देखिए यूपीएससी 2002 में एक क्वेश्चन पूछे हुए था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए अलग विभाग दीवाने बदगान का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? दीवाने बदगान का स्थापना किया था। ये कथन आपका सही है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की, कथन गलत है। बलबन ने सभी सेना को घोड़ों दागने की नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा, ये भी गलत है। यानी कि जो आपका सही होगा फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बदगान की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सस्तन रीजन वाला, पढ़िए। कथन क्या कहता है? कथन क्या कह रहा है? देखिए, कथन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा। स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, ये सरसन है, रीजन उसका बोलता है। उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग मारे गए थे। क्या एक बात सही है? असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली इसलिए छोड़ दिया था ताकि उसमें जो दिल्ली में प्लेग फैला था जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, उससे दूर हटने के लिए वो दिल्ली छोड़ दिया था। ये भी देखिए यूपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल पे भारत पर आक्रमण किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश साहब के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया है। निम्नलिखित में सही युग्म का मिलाना है आपको, कौन सा सही युग्म है ये चीज़ आपको मिलाना है। तो देखिए, दीवान बदगाम तुगलक के शासनकाल में एकदम सही है, ये एकदम सही है। दीवान
मुख्तखराज बलबन, ये गलत है। दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये भी गलत है। दीवान अर्ज, ये भी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो आपको बताना है कि दीवान मुख्तखराज किसके शासनकाल में था, दीवान कोही किसके शासनकाल में था, दीवान अर्ज किसके शासनकाल में था। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2001 का। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? फवाजिल का अर्थ आपको बताना है। सल्तनत काल में इसका जो अर्थ है ये था, इख्तियारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की गई राशि का अधिशेष राशि। ठीक है, इफ्तिखार, जो भी इफ्तिखार थे उसके द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली राशि का अधिशेष राशि। ठीक है। 139, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया वो कौन था? इसका नाम आपको बताना है कि दिल्ली का वो कौन सा शासक था जो नहरों का बहुत सा निर्माण किया। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आगे आइए, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। एकदम बात सही है, एसर्सन आपका बोल रहा है भारत में तुर्की प्रशासन था, तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। एकदम सही था, बहुत मार काट करता था। अग्रिम सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ये भी सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा एसर्सन और रीजन दोनों आपका सही है। एसर्जन रीजन जो है, एसर्सन और रीजन, जैसे एसर्सन पूछा वैसे ही रीजन उसका दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों ही सही है। रीजन जो है एसर्सन का सही व्याख्या है। चलिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन द्वारा उस उपाधि का क्या नाम था जो बलबन ने धारण किया था? उसका नाम था जिल्लत ए इलाही। जिल्लत ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहलाता था? तो क्या इसका नाम था जो जन्मदाता कहलाता मकबरा निर्माण शैली का? उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा अतारकीन का दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना है। कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नागौर यानी कि जोधपुर यानी कि राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है? नागौर यानी कि जोधपुर राजस्थान में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चिल्हानी यानी 40 दल का गठन किया था? ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन की सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी जो था उसका क्या नाम था बलबन के दरबार में? उसका नाम था आपका इमामुद्दीन रहियान। क्या नाम था? इमामुद्दीन रहियान। तो निम्नलिखित में से किसे चहलगानी यानी कि 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? किसने 40 जो दल था उसका पूर्णतः सफाया कर दिया? उसका नाम था बलबन। बलबन को सब चीज़ पसंद नहीं, इसलिए उसको हटा दिया था। स्थापना कौन के था? इल्तुतमिश। किसके राजकाल में लखनऊती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह हुआ था? तो तुगरील खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? वो शासक का नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। वीडियो को 1 से 2 या 3 बार देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने वित्त विभाग दीवान विराजत से अलग एक पृथक संस्था यानी कि दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना की। इसका उद्देश्य आपको बताना है। इसका क्या उद्देश्य था? आंतरिक विद्रोह का दमन करना। बिल्कुल वो चाहता था कि उसके शासनकाल में कोई किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हो, इसीलिए उसने दीवान आरिज यानी कि दीवान अर्ज की स्थापना की। दूसरा है मंगोल आक्रमण को रोकना। जरूरी बहुत मंगोल का आक्रमण होता था इल्तुतमिश के शासनकाल, बलबन के शासनकाल में, इसलिए दोनों चीज़ को रोकने के लिए इसने ये स्थापना की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। 149, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नभाना और पाबोस यानी कि पाम को
चूमना की प्रॉपर्टी का चलन किया था। तो ये बोलता था ये सिजदा यानी कि सजदा था, ये जो किया था, ये किया था आपका क्या, कौन किया था? तो इसका नाम था बलबन। ऐसा करने वाला था बलबन। बलबन चाहता था कि उसको इज्जत दे लोग, इसीलिए वो सिजदा और पाबोस नाम का जो आपका बोलेगा अनुशासन का जो परिपाटी है उसको चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो इनका नाम था अफरसियाब। क्या क्या नाम था? अफरसियाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ये उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उक्ति आपका बलबन से संबंधित है। बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था इस मामले में। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी कि किलोखरी के राजमहल में अपना राजाभिषेक करवाया था? तो इसका जो नाम था, इसका नाम था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना आपको बताना है कि कौन कौन सी घटना उसके शासनकाल में घटा। तो पहला है कि करा मानिकपुर के सूबेदार मलिका काफूर का विद्रोह, एकदम सही है, ये विद्रोह किया था। दूसरा है दिल्ली के एक दरवेश सिद्धि मौला का षड्यंत्र भी हुआ था। तीसरा है उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, न मुसलमान, हाँ अलाउद्दीन खिलजी जिसको कटवा दिया था, 30,000 को एक ही दिन में कटवा दिया था। तो ये भी आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। सही है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सही, सभी इसका सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 154 पे। दक्षिण पर मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में था? मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो कि देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, एक किसके शासनकाल में किया गया था? तो एक किया गया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किया गया था। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग, क्या नाम था उसका? दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो दिल्ली के किस सुल्तान को ये जाता है? तो इनका नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने ही दीवान वकूफ नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम आपको बताना है। इसका नाम था अली या गोरशॉप उसका मूल नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात में किसे खरीदा गया, जिसके बाद दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? दक्षिण भारत की नेतृत्व कौन किया था? उसका नाम था अलाउद्दीन का गुलाम, जिसका नाम था मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। क्यों 1000 दिनारी कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। पहले लोगों को खरीदा जाता था दास यानी गुलाम, इसीलिए बोला जाता था कि लोग को पशु के समान खरीद बिक्री किया जाता था। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसका नाम था मलिक काफूर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम बताना है आपको। कौन सा राज्य पहले पराजित हुआ? सबसे पहले देवगिरी पराजित हुआ, उसके बाद वरंगल पराजित हुआ, उसके बाद होयसल पराजित हुआ, लास्ट में मदुरा भी पराजित हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या 160 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में
राय रसायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिए। ये चीज आपको बताना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। किसको? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। चलिए अब हो गया 161 पे आइए। देखिए दक्षिण भारत के कर्म में किसने मल्लिका कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? कौन सा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? मल्लिका कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो किसने प्रदान किया था? तो इनका नाम था आपका प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव ने मल्लिका कफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने कहा कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? यानी कि उसका जो कुरान वगैरह है उसमें उसका इजाज़त है कि या नहीं, ये उनको नहीं पता। तो एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो विश्व विजय, बहुत सिकंदर से प्रभावित था, इसलिए वो चाहता था कि वो विश्व विजय बने। और लेकिन ये योजना उसको अलाउल मुल्क ने दिया था, जिनका नाम था अलाउल मुल्क। वो बोले कि यार क्या तुम मन में इस तरह का बात रखा है, उसको हटाओ, आराम से शासन करो, विश्व विजय नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो सलाह उसको दिए थे उनका नाम था अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्रा निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? 4 अध्यादेश जारी किया था। तो इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब्ती पर प्रतिबंध लगाया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। जब्ती प्रणाली का गठन किया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और अमीरों से मेल मिलाप पर भी प्रतिबंध लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। किस सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी कि सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? इनका भी नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही घोड़ों दागना प्रथा और हुलिया के सैनिकों के लिए हुलिया बदलना प्रथा का शुरुआत किया था? किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ये भी प्रथा चलाया था। इनका नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को अपने नियंत्रण में ले लिया और सैनिकों को नगद पेमेंट देना शुरू कर दिया। एक अस्पा यानी कि एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ये करने का श्रेय भी जाता है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए। अब आइए 169 नंबर में आपको आना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना है। पहला है भूमि अनुदानों की समाप्ति, सही बात है, कोई अनुदान वगैरह देना उन्होंने बंद कर दिया। मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे दीवान ने मुफ्त खराज की स्थापना की। एकदम सही बात, ये भी सही है। तीसरा है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित करना। हाँ, किसानों से उपज का आधा भाग लेता था, ये भी सही है। चौथा है जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर लगा दिया, ये भी कथन सही है। यानी कि ये चारों कथन सही है। कहाँ ये चारों कथन सही है? तो 1 2 3 4 किसमें है? तब आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब आइए 170 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। 170 में बोलता है सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। तो ये जो बाजार था वस्त्र एवं वस्तुओं का बाजार था, सराज ए अदल। ये भी हम आपको करवाए हैं वीडियो में। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून राज्य महल यानी कि 1000 खंभों का राजमहल बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जो श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किसने रज्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तारीख ए इत्दाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जो शासनकाल था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था, रज्म ए मियान और यानी कि बीच का रास्ता, और दूसरा तारीख ए इत्दाल यानी कि सुल्तान का तरीका। 173 इसमें क्या बोलता है 173 में कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गया। ए किसका मृत्यु हो गया। तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया। बोलता है उसका बेटा ही ये सब काम करवा दिया था, लेकिन गयासुद्दीन का मृत्यु हो जाता है। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था। तो नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक भी तुगलक वंश का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक ही था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। जौना खां कौन किसका नाम था। तो जौना खां था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था जौना खां था। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल माजिब रखा, अब्दुल मजाहिद रखा। मजाहिद रखा किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में। तो ये नाम जो रखा है ये रखा है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन रखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह नाम रखा। अब आइए 177 पर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र एवं नव स्थापित राज्यों, और दूसरा है सूची 2 राजवंशों की स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो क्या मदुरा है, विजयनगर है, वरांगल है, बहमनी है। तो किसका कौन कौन से शासक था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मदुरा यानी कि मावर किसका था। तो मावर था आपका जलाउद्दीन अहसान शाह का, एकदम सही है। विजयनगर किसका था, दोनों भाइयों का हरिहर एंड बुक्का का था। वरांगल किसका था, कन्हैया का था। बहमनी किसका था, हसन गंगू। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 177 हो गया। 178 पे आइए। 178 में क्या बोलता है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान को ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है, यह युक्ति किसकी है। तो यह युक्ति मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का ऐसा कहना था। सॉरी 179 किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई। तो इसका आंसर आपको बताना है किसके शासनकाल में ऐसा हुआ। तो वह फिर थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई। कहाँ हुई, ठट्टा में हुई। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये संरक्षण प्रदान करने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के बदले केवल 4 कर लगाए। ये किनका शासनकाल में हुआ था। तो ये शासनकाल था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिर्फ 4 कर ही रहा था। इन्हीं के शासनकाल में 5 नहर और 30 कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया था। अब 183 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बज्य यानी कि भूमि वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन देने का भुगतान किया। ये था फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी तो नगद वेतन देने लगा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसको समाप्त कर दिया।
किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहे फिरोज शाही लिखी? फतुहे फिरोज शाही लिखने का श्रेय जो जाता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाही लिखा है ना लास्ट में, तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किस सुल्तान ने हासिल सर्ब या हक सर्ब सिंचाई कर नामक नया कर लगाया? तो ये श्रेय भी जाता है आपका फिरोज शाह तुगलक ही थे जो आए कर लगाए आपका। 186 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? गज सिकंदरी का प्रचलन करने वाले सिकंदर लोदी थे। कौन थे? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाया था? सिक्का के ऊपर देवी आकृति का लक्ष्मी बनवाया था, उनका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाया था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। क्या नाम था अंतिम शासक का? नाम था हुसैन शाह। देखिए यूपीएससी CS 2017 में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको उस पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। देखिए वह मोरक्को निवासी था, एकदम सही था। मोरक्को निवासी था, अफ्रीका का था, एकदम सही कथन है ये वाला। 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा करते उसने किताब उल हिंद, नहीं किताब उल हिंद तो वो नहीं लिखा था। किताब उल हिंद कौन लिखा था? तो अलबरूनी लिखा था ने अपने अनुभवों का वृत्तांत किया है। तो ये चीज़ आपका गलत हो गया। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान का राजदूत था। 1442 में वो गया था दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। तो यानी कि 1 और 3 इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा B, 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो जजिया कर जो लगाने का श्रेय जाता है ब्राह्मण के ऊपर, वो जाता है फिरोज शाह तुगलक। बोले कि तुम ब्राह्मण है तो क्या हुआ, सब देगा जजिया कर। जजिया कर था हिंदुओं के ऊपर यानी कि गैर मुसलमानों के ऊपर लगने वाला कर को हम लोग जजिया कर कहते थे। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। और तेमुचिन जो था चंगेज खां का मूल नाम था। 192 क्वेश्चन टोटल इसमें था। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर इसका PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।